रतन टाटा, ये नाम ही इंडियन इंडस्ट्री का दूसरा नाम है। उनकी सोच और नेतृत्व ने भारतीय उद्योग को एक नई दिशा दी है। वो एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने बिजनेस को नया रूप दिया और लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर बनाई। उनकी दूरदर्शिता ने टाटा ग्रुप को एक नई पहचान दी। उनका विजन प्रॉफिट से कहीं आगे था। उन्होंने हमेशा समाज की भलाई को प्राथमिकता दी। वो हमेशा ये मानते थे कि हमें समाज को वापस भी देना चाहिए। उनकी समाज सेवा की भावना ने कई लोगों को प्रेरित किया। रतन टाटा का सफर काबिले तारीफ है। उनकी यात्रा संघर्ष और सफलता की कहानी है। ये कड़ी मेहनत और लगन की जीती जागती मिसाल है। उन्होंने अपने कार्यों से यह साबित किया है। उन्होंने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, इसे एक ग्लोबल जायंट बनाया। उनकी नेतृत्व क्षमता अद्वितीय है, लेकिन वो कभी अपनी जड़ों को नहीं भूले। उनकी विनम्रता और सादगी ने उन्हें और भी महान बनाया। समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अतुलनीय है। उन्होंने हमेशा समाज के उत्थान के लिए काम किया। उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ केयर और गरीबी उन्मूलन का समर्थन किया। उनकी पहल ने लाखों लोगों की जिंदगी में सुधार किया। उन्होंने उद्यमियों की पीढ़ियों को प्रेरित किया, उन्हें एथिकल बिजनेस की ताकत दिखाई। उनकी सलाह और मार्गदर्शन ने कई स्टार्टअप्स को सफलता दिलाई। रतन टाटा की कहानी एक प्रेरणा है। उनकी जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि कैसे समर्पण और मेहनत से सफलता प्राप्त की जा सकती है। वो युवा भारतीयों के लिए एक रोल मॉडल है जो प्रगति और करुणा की भावना का प्रतीक है। उनकी सोच ने नई पीढ़ी को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। वो भारत का सबसे अच्छा चेहरा है। उनकी उपलब्धियां और योगदान हमेशा याद रखे जाएंगे। रतन टाटा की जिंदगी हमेशा आसान नहीं रही। उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। वो एक अमीर परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उन्हें निजी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके परिवार की संपन्नता के बावजूद उन्होंने संघर्ष और कठिनाइयों का सामना किया। जब वो छोटे थे, तब उनके माता पिता अलग हो गए और उन्होंने मुश्किलों से लड़ना और लोगों के दर्द को समझना सीखा। इस अनुभव ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। उन्होंने भारत और विदेश में पढ़ाई की। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री ली। उनकी शिक्षा ने उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया। उन्होंने कुछ समय के लिए अमेरिका में काम किया, लेकिन उनका दिल भारत में ही था। अमेरिका में काम करने का अनुभव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वो 1992 से में भारत लौट आए और टाटा स्टील में एक आम कर्मचारी के तौर पर काम करने लगे। उन्होंने जमीनी स्तर से काम करना शुरू किया। वो जड़ से बिजनेस सीखना चाहते थे। उन्होंने हर छोटे बड़े काम को समझने की कोशिश की। वो खुद उदाहरण बनकर नेतृत्व करने में विश्वास रखते थे। उनके नेतृत्व का तरीका दूसरों के लिए प्रेरणादायक था। उनकी विनम्रता और काम के प्रति समर्पण ने सबका दिल जीत लिया। उनके सहयोगी और कर्मचारी उन्हें बहुत सम्मान देते थे। धीरे धीरे वो तरक्की करते गए और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाने लगे। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्हें लीडरशिप के लिए तैयार किया जा रहा था। उनके नेतृत्व में कंपनी ने नई ऊंचाइयों को छुआ। 1957 में रतन टाटा टाटा सन्स के चेयरमैन बने। उन्हें एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला जो कई अलग अलग उद्योगों में फैला हुआ था, लेकिन उन्होंने विकास के अवसर देखे। उन्होंने बदलते हुए ग्लोबल परिदृश्य को समझा और जानते थे कि भारतीय कंपनियों को भी बदलना होगा। उन्होंने इनोवेशन और विस्तार को बढ़ावा दिया, बड़े फैसले लिए। उन्होंने टाटा ग्रुप को नए सेक्टर्स में आगे बढ़ाया, टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर और रिटेल में कदम रखा। उन्होंने अधिग्रहणों का नेतृत्व किया और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विस्तार किया। उन्होंने टाटा ग्रुप को बदल डाला, इसे और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया और इसे एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में स्थापित किया। उन्होंने हमेशा ग्रुप के मूल्यों को सबसे आगे रखा। रतन टाटा का सपना था भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदलना। वो हर किसी के लिए कार खरीदना आसान बनाना चाहते थे।
उनका सपना था हर परिवार के पास अपनी एक कार हो। 1998 में उन्होंने टाटा इंडिका लॉन्च की, जो भारत की पहली स्वदेशी डिजाइन की कार थी। ये भारतीय इंजीनियरिंग और व्यावसायिक सफलता का प्रतीक थी। लेकिन उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अभी बाकी था। वो दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाना चाहते थे, जिससे लाखों लोगों के लिए कार का सपना सच हो सके। 2008 में उन्होंने टाटा नैनो से पर्दा उठाया। यह एक क्रांतिकारी कार थी, जिसकी कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए थी। इसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। सेक्शन 5, ग्लोबल महत्वाकांक्षाएं, भारतीय जड़ें। रतन टाटा बड़ा सोचने से कभी नहीं डरे। उनकी दृष्टि हमेशा व्यापक और दूरदर्शी रही है। टाटा ग्रुप के लिए उनकी ग्लोबल महत्वाकांक्षाएं थीं। वे चाहते थे कि टाटा ग्रुप विश्व स्तर पर पहचाना जाए। वो इसे वर्ल्ड लीडर बनाना चाहते थे। उनकी महत्वाकांक्षा ने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वो जानते थे कि अधिग्रहण महत्वपूर्ण है। ये अधिग्रहण टाटा ग्रुप की वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करेंगे। 2000 में टाटा टी ने टेटली का अधिग्रहण किया। यह अधिग्रहण टाटा टी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। ये एक बड़ा कदम था। इसने टाटा टी को वैश्विक बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। इसने टाटा टी को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी बना दिया। यह भारतीय उद्योग की एक बड़ी उपलब्धि थी। इसने दुनिया को भारत की बढ़ती ताकत दिखाई। यह भारत की आर्थिक शक्ति का प्रतीक बन गया। 2008 में टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। यह सौदा टाटा मोटर्स के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह एक ऐतिहासिक सौदा था। इसने टाटा मोटर्स को वैश्विक ऑटोमोबाइल उद्योग में एक नई पहचान दी। इसने 2 प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्रांडों को भारतीय स्वामित्व में ला दिया। यह भारतीय उद्योग के लिए गर्व की बात थी। यह बहुत ही शानदार कदम था। ये अधिग्रहण रणनीतिक थे। इनसे टाटा ग्रुप की वैश्विक रणनीति को बल मिला। इन्होंने टाटा ग्रुप को नए बाजारों तक पहुंच प्रदान की। इससे टाटा ग्रुप की वैश्विक पहुंच और भी विस्तृत हो गई। इन्होंने इसकी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाया। इससे टाटा ग्रुप की नवाचार क्षमता में भी वृद्धि हुई। इन्होंने इसे एक ऐसी ताकत बना दिया जिसके साथ सामना करना आसान नहीं था। टाटा ग्रुप अब एक वैश्विक शक्ति बन चुका है। सेक्शन 6, लोगों के लिए एक दिल। रतन टाटा हमेशा समाज को वापस देने में विश्वास रखते थे। वो सामाजिक जिम्मेदारी का महत्व समझते थे और उन्होंने इसे टाटा ग्रुप के मूल्यों का एक अभिन्न अंग बनाया। उन्होंने टाटा ट्रस्ट की स्थापना की, जो विभिन्न परोपकारी गतिविधियों में शामिल है। ये ट्रस्ट गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वो समुदायों को सशक्त बनाने में विश्वास रखते थे और ग्रामीण विकास की पहल का समर्थन करते थे। उन्होंने स्थायी आजीविका को बढ़ावा दिया, क्योंकि वो वास्तविक बदलाव लाना चाहते थे। उनका परोपकार केवल चेक लिखने के बारे में नहीं था। वो व्यक्तिगत रूप से शामिल थे। वो प्रोजेक्ट साइटों पर जाते थे, लाभार्थियों से बातचीत करते थे और उनकी कहानियां सुनते थे। सेक्शन 7, एक राष्ट्र को सशक्त बनाना। रतन टाटा शिक्षा की शक्ति में विश्वास रखते थे। वो जानते थे कि यही प्रगति की कुंजी है। उन्होंने पूरे भारत में शिक्षण संस्थानों का समर्थन किया और वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की। उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की, जो भारत का एक प्रमुख शोध संस्थान है, जिसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का भी समर्थन किया, जो भारत के सबसे पुराने और बेहतरीन शोध संस्थानों में से एक है, जिसने कई नोबेल पुरस्कार विजेताओं को जन्म दिया है। वो भविष्य में निवेश करने में विश्वास रखते थे, यह जानते हुए कि शिक्षा सबसे अच्छा निवेश है। वो एक ज्ञान आधारित समाज बनाना चाहते थे और चाहते थे कि भारत दुनिया का नेतृत्व करे। सेक्शन 8, प्रेरणा की विरासत। रतन टाटा 2012 में टाटा सन्स के चेयरमैन
पद से सेवानिवृत्त हुए, एक ऐसी विरासत छोड़कर जो बेजोड़ है। उन्होंने भारतीय उद्योग को बदल डाला और इसे एक वैश्विक ताकत बना दिया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारतीय कंपनियां सर्वश्रेष्ठ के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं और साबित कर दिया कि भारत केवल एक बाजार नहीं बल्कि नवाचार और उद्यमिता की धरती है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। उन्होंने दिखाया कि व्यवसाय अच्छाई के लिए एक ताकत हो सकते हैं और नैतिक नेताओं की एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया। उनकी कहानी आशा की किरण है। यह दर्शाती है कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और करुणा से कुछ भी संभव है। वो भारत के सच्चे प्रतीक हैं। सेक्शन 9, टाटा, भारत का प्रतीक। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वो भारत की आकांक्षाओं के प्रतीक हैं। वो प्रगति, नवाचार और सामाजिक न्याय की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, जिनमें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और पद्म विभूषण शामिल हैं। वो प्रशंसा और सम्मान के पात्र हैं। लाखों लोगों के लिए एक रोल मॉडल हैं। उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि भारत क्या करने में सक्षम है और हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। रतन टाटा की कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। वो एक सच्चे लीजेंड, एक राष्ट्रीय धरोहर और भारत की शान है।